आज हम लोग गति के 3 नियमों को सीखेंगे। देखिए सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं द प्रिंसिपिया। उन्होंने 3 नियम को बताया है ना, गति के 3 नियम। उन्हीं 3 नियमों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बारी बारी से, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। तो देखिए न्यूटन गति का सबसे पहला नियम हम लोग समझते हैं क्या है। न्यूटन गति का सबसे पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गति की अवस्था में है तो उसकी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। और इसी नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले ही नियम से, गति के पहला नियम से हमें जड़त्व का नियम मिलता है और गैलीलियो का नियम ही जड़त्व का नियम है। तो समझिए अब इसमें 2 चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो मिलता है हम लोगों को कि ये जो है ना अवस्था किस किस, एक विराम की अवस्था और एक किसकी अवस्था, गति की अवस्था, है ना। अब ये विराम की अवस्था और गति की अवस्था क्या है समझिए। देखिए कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहते हैं, वो हिलना डुलना नहीं चाहते। हम धक उसको ढकेलिए हिलाई डुलाई अलग बात है, वो वैसे ही रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए बोतल है, अगर ये बोतल यहाँ पर है एकदम स्थिर है तो हमेशा ऐसे रहना चाहते हैं, इसको डुलना नहीं चाहता है। इसकी स्थिति में परिवर्तन कैसे आएगा, ये ऐसे टेढ़ा कब होगा, जब हमने इस पर बल लगाया, यहाँ से भी यहाँ से ऐसे बल लगाया ना तो टेढ़ा हो गया। अब एक इसको जगह हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर कैसे चला गया, बल लगा। तो इसकी स्थिति में हाथ से यहाँ और यहाँ तिरछा तब हुआ जब इसने बाह्य बल लगाया, हाथ से बल लगाया। अर्थात कोई वस्तु की विराम अवस्था में है तो बाह्य बल लगाएंगे तो स्थिति में परिवर्तन होगा। दूसरी बात कहता है गति में परिवर्तन। तो गति में कोई वस्तु अगर है ना तो हमेशा गति में रहना चाहती है, वो भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती। ना ही विराम अवस्था की वस्तुएं और ना ही गति में रहने वाली वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी साइकिल चला रहा है, आपने 2 पेंडल मार दिया, अब वो साइकिल हमेशा चलना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है ना, एकदम नहीं रुकना चाहती है। तो सवाल ये कि साइकिल को रोकता कौन है, आप रोकते हैं ब्रेक मार के। तो आपने जैसे ही ब्रेक मारा ये बाह्य बल काम किया। अगर आप ब्रेक नहीं मारते और साइकिल पर दूसरे बल काम नहीं करते तो साइकिल चलते रहते। तो जो साइकिल चलती रहती है तो उसको रोकने के लिए 4 बल काम करते हैं, बल्कि 5-6 का लगा सकते हैं। आप जैसे एक होता है आपका साइकिल का ब्रेक मारते हैं तो ये बाह्य बल हुआ। दूसरा अगर साइकिल में ब्रेक नहीं मारे, साइकिल ऐसे चले जा रही है तो आप देखिएगा एयर प्रेशर होता है, हवा का दबाव भी साइकिल को रोकता है। दूसरा हुआ। तीसरा क्या हुआ, जमीन का गुरुत्वाकर्षण। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा उस पर नहीं लगता है लेकिन फिर भी लगता तो है। और चौथा जो होता है ना घर्षण, जैसे साइकिल का चक्का चलता है ना तो जमीन में जो घसटाता है उसको बोलते हैं घर्षण। तो वो जमीन का घसकना भी, घिसकना भी, मतलब घर्षण लगना भी साइकिल के चक्के को रोकता है। अब मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लगे, घर्षण बल नहीं लगे, एयर प्रेशर नहीं लगे, हवा का दबाव नहीं लगे और आपका ब्रेक नहीं लगे और ना ही आपका लात लगे जो सड़क पर लगाएगा तो वो घसटा के आप रोक देते हैं साइकिल को। अगर ये बल नहीं लगे तो साइकिल हमेशा एक ही पंडल में चलती रहे, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि रुकने के लिए कोई ना कोई बाह्य बल होना चाहिए। तो अच्छा, इसके अलावा साइकिल में अगर 2-4 और पंडल मार देते हैं तो साइकिल और तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फिर बाह्य बल लगाया। तो कोई भी वस्तु हमेशा अपने विराम की अवस्था या गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि आप उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाएं। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए जड़त्व क्या है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया यही है, कोई भी वस्तु हमेशा अपनी यथा स्थिति में बना रहना चाहती है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, जिसको हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग इस नियम के प्रभाव या थोड़े से एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए पहला इसका एग्जाम्पल या प्रभाव क्या है। देखिए बस में खड़ा व्यक्ति बस के अचानक चलने में पीछे गिरने लगता है। काहे गिरने लगता है समझिए। जैसे बस में कोई आदमी खड़ा है, अब बस जब अचानक से चलेगी ना तो उसका जो निचला भाग होता है वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपरला जो भाग है ना वो गति अवस्था में नहीं आता है। तो जैसे ही बस चलेगी ना तो जड़त्व में है, इधर तो इसे पीछे जाएगा। काहे पीछे जाएगा? इसलिए कि ये जड़त्व की स्थिति में है, ये पूरी गति की अवस्था में नहीं है। अगर यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा गति अवस्था में आ जाता है ना तो आदमी गिरता डुरता नहीं, इसलिए गिरता। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। बस अगर अचानक चल रही है और चलते चलते रुक जाती है तो जैसे ही चलते चलते रुक जाएगी तो देखिएगा आगे नहीं, फिर आप आगे की तरफ गिरते हैं, आगे तरफ झुकते हैं। मतलब अचानक से चलेगी तो पीछे गिरेंगे और चलते चलते रुक जाएगी तो आगे गिरेंगे। क्या है? सेम आंसर, एकदम सेम आंसर यही है कि ऊपर जो पार्ट होता है ना ये जड़त्व की स्थिति में होता है, तो ये अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहता है। तो चूंकि बस चल रही है अचानक से या रुक रही है, इसलिए इसकी स्थिति में आगे या पीछे का परिवर्तन आता है। दूसरा आप देखिएगा, पेड़ की शाखा हिलाइएगा ना तो उसमें से फल टूट जाता है, डाली नहीं टूटती है जल्दी, फल टूट जाता है। क्योंकि आप जब डाली को ऐसे हिलाते हैं ना
तो डाली पे जो लगा हुआ फल होता है वो जड़त्व की स्थिति में होता है। डाली तो गति की स्थिति में आ जाती है, डाली जो है पेड़ की गति की स्थिति में आ जाती है, लेकिन फल गति की स्थिति में नहीं आता है, जिसके फल स्वरूप वो जड़त्व की स्थिति में रहता है और जब हिलाएंगे आप तो वो टूट जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल समझ सकते हो, बड़ा मजेदार है। वो ये है कि गोली मारिएगा ना तो शीशा में छेद हो जाता है, एकदम छेद हो जाएगा, लेकिन पत्थर फेंकिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा शीशा फूट जाएगा। कौन से नियम कारण? गति के पहले नियम कारण। क्लियर? तो आइए हम लोग अब गति के दूसरे नियम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, किसी वस्तु के संवेग मोमेंटम है ना में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिसमें बल कार्य करता है, और इसको हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं। संवेग का नियम हम लोग इस नियम को भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज समझना है कि संवेग क्या है। देखिए संवेग कुछ नहीं है, किसी भी वस्तु का जो मास होता है ना और उसका जो वेग होता है उसके गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, जो कि P बराबर mv होता है। अब आइए हम लोग इस गति के नियम को हम लोग साबित करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ, मान लीजिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, कोई भी वस्तु है जिसका मास जो है ना m है, अब चल रहा है मान लीजिए, तो उसका वेग कितना है, u है शुरुआत में, लेकिन कुछ देर बाद t समय के बाद कुछ देर बाद आपने उस पर एक बल लगाया जो कि F बल लगा। उस बल लगने से क्या वस्तु का वेग भी हो गया। जैसे मान लीजिए कोनो साइकिल चला रहा है, ढकेल दिए, तो पहले जितना वेग था उससे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो F बल लगने के बाद वेग बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, और कितने समय बाद, t समय बाद। ठीक है, तथा t समय बाद समय, हाँ, तो ये हुआ आपका वेग भी हो जाता है। तो फिर देखिए वस्तु का प्रारंभिक समय कितना होगा, p1 मान लेते हैं, तो mu हो जाएगा, चूंकि u हमने प्रारंभिक वेग माना था, तथा t समय के बाद संवेग कितना हो जाएगा, p2 mv हो जाएगा। क्यों mv हो जाएगा? क्योंकि t समय के बाद जब F बल लगता है तो वेग उसका भी हो जाता है। तब संवेग में परिवर्तन की दर को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि बल लगने से पहले संवेग कुछ अलग था, बल लगने के बाद संवेग कुछ अलग हो गया, तो डिफरेंस हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब अभी का संवेग और पहले वाला संयोग माइनस, और दर हमेशा किस में निकालते हैं, समय के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये हुआ। ठीक है, तो हम लोग t से इसमें भाग दे देंगे, दर है। अब चूंकि m इसमें भी है और m इसमें भी है, तो चूंकि दोनों में है ना तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, m जब कॉमन आ जाएगा तो v माइनस u बाई टी हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये संवेग में परिवर्तन है, t से भाग दे दिया तो दर हो गया है। ठीक है, गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे हुए बल के समानुपाती होता है। तो इस समानुपाती को हटाएंगे तो k लिख देंगे, जहाँ पे k को नियतांक मान लीजिए। अब देखिए ये जो है ना, ये हमने एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ, इसको समझिए थोड़ा सा, है ना। देखिए समानुपाती हटा हमने k लिख दिया, नियतांक हो गया, m का m हुआ, ये v माइनस u बाई टी आपका होता है a को कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या है, कुछ नहीं है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। मतलब पहले वेग कुछ और था, ढकेल दिए तो वेग कुछ और हो गया, तो जब दोनों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी की जो दर होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण। और ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग बटा टी। तो देखिए द्रव्यमान तथा त्वरण के ऐसा ही मात्रक जब लीजिएगा ना तो k बराबर 1 हो जाएगा। तो जब k बराबर 1 हो जाएगा तो गण हो जाएगा, मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, ma, जहाँ पे m क्या रहेगा आपका मास और ये आपका रहेगा एक्सेलरेशन। तो इस तरह से गति के दूसरे नियम को हम लोगों ने साबित किया। अब देखिए गति के दूसरे नियम कुछ प्रभाव पड़ते हैं ना, कुछ इसके एग्जाम्पल से, उसको समझिए, वो आपके एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, मतलब कई बार आते रहते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। कैच करते समय खिलाड़ी अपना हाथ जो है ना पीछे से खींच लेता है, जैसे कैच आ रहा है ना, ऐसे नहीं लपकेगा, ऐसे कर लेगा पीछे। काहे कर लेगा पीछे, इसलिए कि पीछे नहीं करेगा तो चटाक दे चोट लगेगा, हाथों फटने का डर होता है। अब सवाल ये है कि पीछे करने के पीछे साइंस क्या है। साइंस ये है कि वो बड़ा संवेग से आ रहा है, बहुत एक वेग से आ रहा है, मतलब तेजी से आ रहा है। तो जब पीछे नहीं करेगा ना तो वहां पे संवेग एकदम जाके खटाक दे 0 होगा, और धीरे धीरे करता है तो हल्का हल्का करके पीछे आके क्या हो जाता है, संवेग 0 हो जाता है। अर्थात पकड़ते समय उसमें फोर्स लगभग ना के बराबर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको चोट नहीं लगती है। तो
कैच करता है उसमें खड़े इसलिए पीछे हाथ कर लेता है ताकि संवेग जीरो हो जाए। अच्छा, गोली का शरीर में घुसना, गोली के शरीर में घुसना भी गति के दूसरे नियम को ही परिभाषित करता है। कैसे भाई? जैसे ठाए दे मारे गोली आ गया सीना में लगा, चाहे पेट में लगा, चाहे तोन में, कहीं भी लगा आपका, तो जैसे लगेगा ना तो अंदर जाते से शून्य हो जाएगा। हाँ, वो पीछे हट जाता उसी के वेग से, उसी संवेग से, तो बच जाता, गोली उसके शरीर में नहीं घुसती। गोली शरीर में क्यों घुसती है? क्योंकि जैसे ही जाएगी उसके लगेगी, लगते के अंदर जाती है वो शून्य हो जाता है। तो ये गति के दो नियम मैंने आपको पढ़ाया। गति का तीसरा नियम हम लोग समझने का प्रयास करते। देखिए, गति का तीसरा नियम बहुत आसान है। एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन, मतलब हर प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो बड़ा आसान है, आपने सुना भी होगा। जैसे आपने दीवार पर बॉल मारा, मतलब जिसको जितना जोर से आप मारेंगे ना वो आपको उतने जोर से मारेगा। ये बड़ा मतलब एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट देते नहीं है। किसी को आप कहते रहे चुप हो जाओ, कुछ बोलिए मत, तो आप जितना गुरना के उसको देखते हैं ना उतने गुरना के आपको वो भी देखता है। क्या है? बिकॉज एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए बंदूक को चलाया, तो जितना फोर्स गोली पर लगा ना बंदूक से, उतने फोर्स गोलियां लगाती है आपके ऊपर। इसलिए देखिएगा चलाते समय आदमी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो मैंने गति के 3 नियम पढ़ाया आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तीनों नियम आपको समझ में आया नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम लोग और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।